हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कटरा में और मेरे पीछे है त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मां वैष्णो देवी। अगर आप भी वैष्णो देवी आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वैष्णो देवी की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। कुल्लू मनाली भी सेल कर दिया वैष्णो देवी ने। अभी इस समय पे कुछ नहीं दिख रहा, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पूरे फॉग हो गई। तो अंदर आते हुए सबसे पहले मिला ये देसी घी का हलवा। आगे अभी लैंडस्लाइड्स हुए हैं, बरसात का समय लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। पता नहीं कितने दिनों के लिए इस रास्ते को भी बंद किया गया है। माता वैष्णो देवी जम्मू के कटरा शहर में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कटरा आना होगा। कटरा आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको कटरा में ही कटरा का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, जो कि सभी बड़ी सिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर आपको कटरा तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तक भी आ सकते हैं और जम्मू से बाई बस कटरा जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बाई एयर। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको जम्मू एयरपोर्ट पड़ेगा, जहां से आप टैक्सी से या फिर बस से कटरा तक जा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है बाई बस। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ जैसी नॉर्थ की सिटी से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कटरा तक की भी बसेस मिल जाएंगी। इसके अलावा भी कई सारी सिटीज से डायरेक्ट कटरा तक की बसेस चलती हैं। हमारी सिटी से डायरेक्ट कटरा तक की ट्रेन अभी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम सबसे पहले आए जम्मू रेलवे स्टेशन। जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको मिनी बस स्टैंड मिल जाएगा, जहां से हर आधे घंटे में आपको कटरा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। जहां नॉन एसी बस के लिए आपको 100 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे और एसी बस के लिए आपको 150 रुपीज पर पर्सन पे करने पड़ेंगे। ये है हमारा होटल रूम, जिसके लिए हमने 800 रुपीज पे किए हैं। ये एसी रूम है। और अगर आप नॉन एसी रूम्स लेना चाहते हैं तो आपको पूरे कटरा में मिनिमम 500 रुपीज से नॉन एसी रूम्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कटरा और इस समय मैं हूं कटरा के बस स्टैंड पर। मैं जम्मू से कटरा बाई बस आया था और बस स्टैंड से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे यात्रा रिजर्वेशन काउंटर मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। तो चलिए अभी मैं जस्ट यहाँ पे उतरा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यात्रा पर्ची बनवाता हूँ और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। तो ये मेरी यात्रा पर्ची है, जो कि मुझे सिर्फ अपना नाम बताने और एड्रेस बताने से मिल गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं तो आप इस पर्ची को जरूर ले लें, वरना इसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हमारे होटल में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें दर्शनी दरवाजे तक ऑटो बुक कर जाना पड़ा, जिसके लिए हमें 150 रुपीज पे करने पड़े। कटरा में बहुत सारे होटल्स में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी होती है, जो कि आपको दर्शनी दरवाजे तक ड्रॉप तो कर ही देते हैं। तो आप जब भी होटल बुक करें इस बात का ध्यान रखें कि आपके होटल में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है या नहीं। सो गाइस, मेरे पीछे है दर्शनी दरवाजा। वैष्णो देवी जाने के लिए यहाँ पे अब 2 मार्ग हैं। एक है शिवकोरी मार्ग और एक है पुराना मार्ग, जिसमें हम यहाँ पे आके खड़े हैं। अगर पुराने मार्ग से आपको जाना है तो आपको दर्शनी दरवाजे से होते हुए जाना पड़ेगा, और जो आपने यात्रा पर्ची बनवाई थी उसे भी आपको 6 घंटे से पहले आके यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ से वापस ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके अपनी यात्रा पर्ची बनवा के फिर रिटर्न आना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप जब भी यात्रा करने वाले हो उसके 6 घंटे पहले अपनी यात्रा पर्ची बनवा लें और यहाँ आके आप चेकिंग करा लें। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमारे बैगेज भी अभी चेकिंग होगी, उसके बाद ही हमें इसके ऊपर जाने दिया जाएगा। और आप अपने बैगेज में, अपने बैग में ऐसा कोई भी सामान ना रखें जिसके चलते आपको कोई भी दिक्कत हो। और पीछे माता रानी की यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। और ये है ट्रैकिंग जिस पे हमें चढ़नी है और ऊपर का मौसम काफ़ी अच्छा दिख रहा है, शायद बारिश भी हो रही है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। जस्ट पीछे यहाँ पे है गुलशन कुमार जी का लंगर, और अगर आप लंगर में कुछ खाना चाहते हैं, लंगर में आप जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये दिखेगा न्यू ट्रैक का मार्ग, इसी मार्ग से आपको नीचे जाना है और ये रास्ता सीधा जाता है लंगर हॉल की ओर। तो चलिए पहले चलते हैं लंगर और थोड़ा लंगर हॉल में कुछ खा लेते हैं और उसके बाद चलेंगे हम वापस यात्रा पर। बिलीव मी गाइस, मैं इतने बार वैष्णो देवी आ चुका हूँ, बट गुलशन कुमार जी का लंगर मैंने बहुत ही कम बार खाया है। शायद मैं जब छोटा था तभी मैंने गुलशन कुमार जी का लंगर लास्ट टाइम खाया था,
और आज इतने सालों के बाद मुझे दोबारा मौका मिला है। जब मैं पिछली बार भी आया था तो मुझे ये मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि रात हो गई थी, लंगर बंद हो चुका था। और तो मैं आजकल अपना मौका बिल्कुल नहीं मिस करना चाहता, तो मैं जा रहा हूँ लंगर करने। और जब आप यहाँ पे आएँ और अगर आपको लंगर मिले तो आप बिल्कुल लंगर मिस ना करें। और चलिए चल के देखते हैं कि लंगर में क्या मिलता है। सो अंदर आते हुए मैं सबसे पहले मिला है ये देसी घी का हलवा। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है। खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और इसके आगे क्या क्या मिलने वाला है ये भी अभी देखना है कि और क्या क्या मिलता है। तो चलिए पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत टेस्टी है। तो चलिए लंगर एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी और क्या क्या मिलने वाला है हमें। वैसे मेरी यहाँ पे थाली हमें मिल चुकी है और हमने चावल, पूड़ी, आलू की सब्जी, दाल है यहाँ पे और है यहाँ पे हलवा। तो चलिए इसे जल्दी फिनिश करते हैं और चलते हैं फिर यात्रा करने। सो हम लंगर करके आ चुके हैं। लंगर का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और थोड़ा सा आगे आती है हमें मिला है यहाँ पे पोनी स्टैंड और यहाँ पे रेट लिस्ट लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको रेट लिस्ट दिखाता हूँ कि क्या यहाँ का रेट। तो आप अभी वीडियो को पॉज करके ये रेट्स देख सकते हैं। ये यहाँ के घोड़े, खच्चर, पालकी सबका रेट है। अगर आपसे कोई भी इससे ज़्यादा रेट की डिमांड करता है तो आप उसे बुकिंग ना कराएं और सही काउंटर से जाके ही बुकिंग करवाएं। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा और आप नीचे देख सकते हैं ये बाणगंगा है। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये पहला पड़ाव है इस रास्ते का और यहाँ पे दर्शन करते हैं। उसके बाद निकलते हैं ऊपर आगे चरण पादुका की ओर। तो गाइस ये है पीछे मेरे बाणगंगा का मंदिर। तो आप यहाँ पे पहले आए माथा टेकें और इसके बाद आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं बाणगंगा की ओर। सो गाइस ये है बाणगंगा। पानी थोड़ा कम है लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम अभी यहाँ नहीं जा सकते, हमें चढ़ाई करनी है और हम होटल से नहा के निकले हुए हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे या उतरते हुए हम यहाँ पे नहाते हैं। तो आप जब आएँ, अगर आपको नहाना है तो आप यहाँ पे आके नहा सकते हो। इसके अलावा भी एक बाथिंग पॉइंट ऊपर बना हुआ है, आप वहाँ भी नहा सकते हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं, माथा टेकते हैं और उसको चलते हैं ऊपर। तो ये है चरण पादुका मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पर माता रानी के चरणों के निशान है और इसके पीछे की क्या कहानी है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ अंदर दर्शन करने। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे अंदर का नज़ारा तो दिखा नहीं पाऊँगा। तो आप जब आएँ यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। तो मिलते हैं आगे स्टॉप पर। सो हमने चरण पादुका क्रॉस की है और थोड़ी दूरी में हमें अभी यहाँ पे बारिश मिलनी स्टार्ट हो गई है और आप चाहें तो यहाँ पे रेनकोट्स ले सकते हैं। इसका रेट आपको लगभग 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये के आसपास के आपको यहाँ पर रेनकोट्स मिल जाएंगे। और साथ में एक पानी की बॉटल जरूर कैरी करें और बीच में एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहें। आप हाइड्रेट रहें, एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं और रेनकोट तो हम भी नहीं ले रहे, अगर नीड पड़ी तो हम रेनकोट ले लेंगे और बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ साथ यहाँ पे कितनी ज़्यादा फॉग हो गई है और किसी हिल स्टेशन जैसा वाला फीलिंग आ रही है यहाँ पे। सो गाइस अभी हम थोड़ा ही आगे आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेदर कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम एकदम अभी बादलों के बीच में चल रहे हैं और शिमला में भी ऐसी फीलिंग अभी नहीं आने वाली। अगर आप जाएंगे तो ऐसी फीलिंग अगर आपको वैष्णो देवी में चाहिए तो आपको बारिश के समय पे आना पड़ेगा। तो एक बार आप व्यू देखिए और इसी व्यू के साथ एनर्जेटिक हो गए और थकावट तो अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है क्योंकि ना धूप है ना इस समय पे थकावट लग रही है। तो चलिए आगे चलते हैं और एनर्जी ड्रिंक आप पीते रहिए और हाइड्रेट बिल्कुल रहिए, ये मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करूँगा। तो पूरे 2 घंटे चढ़ने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अभी अर्धकुंवारी के पोनी स्टैंड पर और मेरे पीछे समय है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक के थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। और यहीं से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता जाता है अर्धकुंवारी की ओर जो कि आधा किलोमीटर है वहाँ से अर्धकुंवारी, और फिर वहाँ से आप हाथीमती की चढ़ाई करते हुए जा सकते हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट चढ़ाई होती है। और यहाँ से एक दूसरा रास्ता है जो कि है हिमकोटी मार्ग। तो हम अभी हिमकोटी मार्ग से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से अगर आप 60+ है तो आपको यहाँ से बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि ये रास्ते कहाँ से कटते हैं और बने रही इस पूरी वीडियो में। सो वो आप नीचे जो देख रहे हैं वो है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। ये रास्ता है जो अर्धकुंवारी की ओर जाता है और एक रास्ता ये वाला है जो नया रास्ता है, ये हिमकोटी मार्ग के ऊपर जाता है। बट सैडली ये अभी बंद है, हो सकता है क्योंकि आगे अभी लैंडस्लाइड्स हुए हैं। बरसात का समय लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, पता नहीं कितने दिनों के लिए इस रास्ते को भी बंद किया गया है। तो अभी हमको जाना पड़ेगा अर्धकुंवारी वाले मार्ग से। माता रानी इस बार बहुत ज़्यादा परीक्षा लेने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ चढ़ाई होने वाली है। तो अब देखते हैं कि आगे से हमको इस नए रास्ते पे एक और रास्ता है कटने का, अगर वहाँ से जाने मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आज हमें जाना पड़ेगा हाथीमती वाली चढ़ाई पे। तो बने रहे इस वीडियो में और देखते हैं कि हाथीमती और अर्धकुंवारी की चढ़ाई कैसी है।
सो गाइस, ये है आदकवारी और आदकवारी में ये है गर्भजून गुफा। अगर आपको गर्भजून गुफा जाना है तो उसके लिए आपको टोकन कटवाने पड़ेंगे, जो कि आपको 2 और 3 नंबर काउंटर से मिल जाएंगे, जो कि उस साइड पे है। और आपको टोकन कराने के बाद एक ग्रुप नंबर अलॉट होगा और उस ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको अंदर गर्भजून के अंदर जाने दिया जाएगा। तो मैंने अभी इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि अभी जो ग्रुप नंबर अलॉट हो रहे हैं वो 500 to 550 के आसपास के अलॉट हो रहे हैं। और अभी यहाँ पे 350 चल रहा है ग्रुप नंबर, जिससे मतलब जिसके पास 350 नंबर का ग्रुप है टोकन है, उसे ही बस अंदर जाने दिया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अभी हम टोकन लेते हैं तो हमें 4 से 5 घंटे से यहीं पे वेट करना पड़ेगा गर्भजून जाने के लिए। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ से टोकन लेते हैं, टोकन लेके चले जाते हैं भवन, वहाँ दर्शन करते हैं माता रानी के, और रिटर्न आते हुए यहाँ पे अगर उनका नंबर नहीं आया होता तो यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट करके दर्शन करते हुए गर्भजून का फिर चले जाते हैं नीचे। और अगर आप रात में यहाँ पे आते हैं तो पीछे यहाँ पे ब्लैंकेट स्टोर है, जहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे, वहाँ आपको क्लॉक रूम्स मिल जाएंगे, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ भवन बने हुए जहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं ये है रास्ता, जो कि अगर आप हाथी मथे की चढ़ाई नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप जा सकते हैं हेमकुंड मार्ग जाने का। ये भी एक शॉर्टकट रास्ता है। तो हम तो गर्भजून की गुफा दर्शन करने नहीं जा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर है। तो चलिए हम जाते हैं हाथी मथा और संझ होते हुए चलते हैं ऊपर माता रानी के भवन। तो पल पल यहाँ पे मौसम बदल रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पूरे फॉग हो गई है, मतलब पूरे बादल नीचे उतर आए हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे और कुछ भी विजिबल नहीं है, मतलब मुझे यहाँ से 10 मीटर की दूरी तक भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ये। तो जय माता दी, चलिए चलते हैं आगे। सो मैं अभी जाने वाला था हाथी मत्थे की चढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि कई लोग इस रास्ते से मतलब हिमकोटी वाले मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इंक्वायरी की और मुझे पता चला कि हिमकोटी वाले मार्ग को खोल दिया गया। तो फाइनली मुझे हाथी मत्थे की चढ़ाई फिर नहीं करनी पड़ेगी और मैं जा रहा हूँ हिमकोटी वाले मार्ग से, क्योंकि ये काफ़ी ईजी चढ़ाई है इसके अकॉर्डिंग। सो मिलते हैं ऊपर भवन पर। जय माता दी। यार क्या प्यारा वेदर है, आप देख सकते हो। मतलब बरसात में आना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब शिमला मनाने वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा वेदर है यहाँ पे, फॉग इतनी ज़्यादा हो रही है, बादल आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ दिख नहीं रहा और मज़ा तो बहुत आ रहा है। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ यहाँ पे, अभी पूरे 5.5 किलोमीटर भी बचे हुए हैं आगे। कुल्लू मनाली भी फेल कर दिया वैष्णो देवी ने अभी इस समय पे। और मतलब आप देखो कुछ नहीं दिख रहा बाहर, कुछ नहीं दिख, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। और मौसम बहुत प्यारा हो गया है। 5.5 किलोमीटर अभी भी बचे हुए हैं। अभी तक आप सोचो कि आधा ही रास्ता हुआ है, आधे रास्ते में ये हाल है, तो ऊपर क्या हाल होगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो में और देखिए कि वैष्णो के दरबार पे, वैष्णो माता के दरबार पे क्या हाल होने वाला है हमारा। सो गाइस, ये है भेड़ शॉप। अगर आप माता रानी पे प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। नीचे से प्रसाद लेके आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे। यहाँ पे आपको 20 रुपये से प्रसाद मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका रेट काफ़ी ऊपर तक है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक। और अगर आप चुन्नी भी चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 120 रुपये की आपको चुन्नी भी मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम प्रसाद लेते हैं और फिर माता रानी पे चढ़ाते हैं। और इसके आगे का भी आपको दिखाता हूँ कि आप भैरवनाथ तक कैसे जा सकते हैं बाकी रोपवे से। तो अगर आप भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए रोपवे से जाना चाहते हैं तो आपको रोपवे की टिकट यहाँ से मिलेगी, बट अभी ये बंद है। ये मनोकामना भवन के पास आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, बट ये अभी बंद है, जो कि 5 बजे शाम को बंद हो जाता है और सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है। और अभी तो 6 बज रहे हैं, और वहाँ पे अभी आरती का समय भी हो गया, तो भवन भी समय बंद होगा। तो हम पहले जा रहे हैं भैरवनाथ, उसके बाद आएंगे माता रानी के दर्शन करने। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं भैरवनाथ मंदिर। आप पीछे देख सकते हैं, ये है भैरवनाथ मंदिर। और अंदर फ़ोन और कैमरा जाना तो अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर के तो नहीं दिखा पाऊंगा। जस्ट अभी आरती खत्म हुई है तो हम जा रहे हैं दर्शन करने, और इसके बाद हम जाएंगे नीचे माता रानी के दर्शन करने। तो गाइस, हमने भैरवनाथ जी के दर्शन कर लिए और अब हम नीचे उतर रहे हैं। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप नीचे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं भैरवनाथ में, और आपको अगर रोपवे नहीं मिलता है तो आप स्टेयर्स का यूज़ करिए। भले आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, बट रुक जाइए। बट इसकी चढ़ाई ज़्यादा खड़ी चढ़ाई एक तरीके से बोल सकते हैं। और अगर बरसात के समय आप आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब स्लिपरी रास्ता मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है इसमें। और कई लोग तो हमने गिरते हुए भी देखा अभी रास्ते में। तो मेरा सजेशन तो बस इतना ही था, बाकी मानना या ना मानना तो आपके ऊपर है। सो अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, पर दर्शन करने से पहले हमें अपना पूरा सामान लॉकर्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर मोबाइल, वॉलेट, कैमरा, पर्स कुछ ले जाना अलाउ नहीं है, शूज़ वूज़ कुछ अलाउ नहीं है। तो हमको पूरा अपना सामान पहले लॉकर्स में रखना पड़ेगा। और ये है लॉकर नंबर 1, जो कि जस्ट बीट शॉप के सामने ही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं यहाँ के लॉकर्स। इसके अलावा गेट नंबर 3 है, उसके पास भी 2 लॉकर्स और है, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए अपना सामान रखने के लिए। अब सामान रखते हैं, इसके बाद जाते हैं माता रानी के दर्शन करने, और जब हम वहाँ से आएंगे तो बात करते हैं कि हमारा दर्शन कैसा हुआ। अगर आपको दर्शन करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है तो आप भवन के आसपास ही रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह रेस्ट रूम बने हुए हैं और कुछ हॉल्स भी बने हुए हैं।
जहां ब्लैंकेट स्टोर्स भी बने हुए हैं, जहां से आप 100 रुपीज पर ब्लैंकेट पे करके ब्लैंकेट ले सकते हैं। और जब आप ब्लैंकेट रिटर्न करेंगे तो आपको आपके पूरे पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है वैष्णो देवी में, क्योंकि आप किसी भी मौसम आए हो यहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और भवन के आसपास कुछ होटल्स भी हैं, बट इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है और एडवांस में ही हो जाती है, जो कि लगभग 3 महीने पहले से बुकिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपको रूम बुक करने की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जय माता दी फ्रेंड्स, हमारे दर्शन कल रात में बहुत अच्छे से हो गए थे, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम जल्दी से नीचे उतर आए और होटल में हमने जाके रेस्ट किया। अभी शाम हो गई है और हम आए अभी कटरा मार्केट घूमने, जो कि बिल्कुल बस स्टैंड के जस्ट सामने ही है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स मिल जाएंगी और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। और यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम रेट में फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। जैसे मैंने ये 100 रुपीज़ में 14 पीसेस फ़ोटो लिए हैं इस टाइप के, जिसमें अमरनाथ जी हैं, वैष्णो देवी हैं, और हमने लॉकेट्स लिए हैं जो 12 पीसेज हैं लॉकेट, और ऐसे कुछ बहुत सारे धागे भी हैं जो हमें 30 रुपये में मात्र पड़े 12 रुपये के। और इसके अलावा अगर आप कटरा के खाने से थोड़े बोर हो गए, क्योंकि यहाँ के खाने में आपको पता है लहसुन प्याज होता नहीं है, और अगर आप इससे थोड़े बोर होंगे तो यहाँ पे चौपाटी है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ कि चौपाटी कैसी है और कहाँ पे है। जस्ट मेरे पीछे है कटरा का बस स्टॉप, और बस स्टॉप से बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे एक सड़क मिलेगी। इस सड़क से आपको मिलेगा चौपाटी जाने का रास्ता। तो चलिए मैं चलता हूँ चौपाटी लेके आपको और दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। सो इस रोड से थोड़ा सा आगे आते ही आपको यहाँ पे मिलेगा होटल शिवालिक, और इसके सामने जितनी भी शॉप्स हैं ये यहाँ पे चौपाटी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे आपको बर्गर मिल जाएगा और पिज़्ज़ा मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको चाइनीज़ ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये है कटरा का मेन मार्केट, यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पीछे बैग की शॉप है और यहाँ आपको बैट्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग, और यहाँ पे कपड़ों की शॉप्स भी है। यहाँ पे आपको लेडीज़ है तो एसेसरीज़ हैं, पीछे फार्मेसी है, साथ में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप है जहाँ से आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, अपने घर वालों के, अपने फैमिली के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं जो कश्मीरी चीज़ें हैं, यहाँ पे जैसे जम्मू की चीज़ें, आपको कुछ यहाँ के लोकल चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा मार्केट है, तो आप यहाँ विजिट ज़रूर करें। तो वैष्णो देवी घूमने में कितना खर्चा आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो वैष्णो देवी में आपका ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप जम्मू से आते हैं बाई बस कटरा तक तो आपका 100 रुपीज़ आने का, और आप जो रिटर्न जम्मू जाएंगे उसका 100 रुपीज़, मतलब कि 200 रुपीज़ आपको लगेगा। और इसके अलावा अगर आप होटल्स लेते हैं तो आपको कटरा में बहुत ही सस्ते होटल मिल जाएंगे। 500 रुपीज़ तो आप लेके ही चलिए होटल्स का, आपको आराम से 500 रुपीज़ में एक होटल मिल जाएगा। तो 500 रुपीज़ हम होटल का लेके चलते हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप वहीं पे होटल में अपना लगेज आप रखवा सकते हैं क्लॉक रूम में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए होटल वाले आपसे बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी होटल वाले आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं तो आपको कोई खर्चा नहीं है, बट अगर आपकी होटल में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं है तो आपको 150 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। आपको मतलब जिस भी आपके होटल से लेके आपके वहाँ दर्शन दरवाजे तक जाने के लिए आपको 150 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। और रिटर्न जब आप आएंगे तो दर्शन दरवाजे से आपके होटल तक जाने के लिए मिनिमम 250 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये मिनिमम रेट है। अगर आपका होटल थोड़ा दूर है तो आपके से ज़्यादा खर्चा आएगा, बट हमारा होटल बस स्टैंड के काफ़ी पास था तो हमें बस स्टैंड से दर्शन दरवाजा जाने का 150 रुपीज़ लगा था, और रिटर्न हमें दर्शन दरवाजा से बस स्टैंड तक आना था तो उसके लिए हमने 250 रुपीज़ पे किए थे। 220 रुपीज़ एक्चुअल में पे किए थे वहाँ पे, तो इतना ये खर्चा आएगा। इसके अलावा बात आती है खाने पीने की, तो खाने पीने पे वहाँ ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है। देखा जाए तो वहाँ पे अगर आप लंगर लेते तो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका तो कोई खर्चा नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे भोजनालय में खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह श्राइन बोर्ड के भोजनालय बने हुए हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ में आपको कड़ी चावल, राजमा चावल, सांभर वड़ा और भी बहुत सारे वहाँ पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो 50 रुपीज़ होते हैं। तो मिनिमम आप 200 रुपीज़ लेके चलिए, आपके खाने पीने का खर्चा आएगा। इसके अलावा फैंसी रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पे और कुछ अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं। नीचे हैं जो कैफ़ेज़ कटरा पे जो कैफ़े हैं, अगर आप वहाँ कुछ खाना पीने जाते हैं, चौपाटी जाते हैं, तो उसका खर्चा थोड़ा लगाने वाला है। तो अगर आप ओवरऑल खर्चा देखें तो 1500 रुपये एक आदमी के ऊपर खर्चा आएगा। 1500 से भी कम खर्चा आ सकता है अगर आप होटल्स वगैरह तो नहीं लेते हैं तो उससे भी कम खर्चा आ जाएगा। ये खर्चा एक मिनिमम कॉस्ट है, इस देखा जाए तो इससे ऊपर भी खर्चा कई लोगों का हो जाता है, बट हमारा तो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। हमारा 1500 के आसपास ओवरऑल एक दिन के ऊपर खर्चा गया था। और अगर आप इस खर्चे को भी माइनस करना चाहते हैं तो मैं एक आपको ट्रिक दे सकता हूँ कि आप जब कटरा पहुँचें और आपको अगर फ्रेश होना है तो आप होटल वाले से बात कर लें कि मुझे फ्रेशन अप होना है, बस उससे ज़्यादा मुझको ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम नहीं है। तो हो सकता है आपको वो 200-300 500 के अंदर अंदर आपको होटल दे दे जहाँ आप फ्रेशन अप हो जाएँ, सब एक ही रूम में आप फ्रेशन अप हो जाए। आप उस होटल को छोड़ दें, अपना सामान वहाँ पे क्लॉक रूम में रख दें, तब भी आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी वो लोग दे देंगे। और आप ऊपर चले जाएँ, खाने पीने के लिए आप लंगर का यूज़ कर सकते हैं।
तो शायद आपका खर्चा उससे भी कम आ जाएगा। मतलब वैष्णो देवी में देखा जाए तो खर्चा बहुत ही कम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप 1500 से ऊपर खर्चा है तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, 1500 से ऊपर तो कोई खर्चा नहीं आने वाला। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो चुके होंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए। वैसे हम कटरा से कश्मीर गए थे, तो नेक्स्ट यहाँ पे कश्मीर की वीडियो आने वाली है। बट उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और कश्मीर की वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।